हाँ जी, हमने कल क्या किया था? हमने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट सीखा था। आज हम उसी फॉर्मेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये ढंग से कर लेते हो ना एक क्वेश्चन, तो इसका मतलब तुम ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट दोनों के दोनों इजीली कर लोगे। तो ये जो मैं आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से देखना। देखो, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ना, वो बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है इसे फिल करने का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले बस तुम्हें एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो याद करा दिया था मैंने सबको कल। मैंने एक जो तीनों का फॉर्मेट दिया हुआ था, सबकी बुक में फॉर्मेट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी, बैलेंस शीट का भी। तीनों के फॉर्मेट की एक एक आइटम का मैंने डेबिट और क्रेडिट साइड की एक ओवरव्यू दे दिया था कि कौन कौन सी आइटम है, कौन सी नहीं। सब पढ़ ली थी मैंने बुक में से, वीडियो में नहीं थी वो वाली आइटम जो मैंने पढ़ा था, पर पढ़ लेना सारे के सारे एक बार उसे। हल्की सी नज़र मारने के बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना, लेकिन हम थोड़ा सा बुक से हट के चलेंगे। अब बुक के अंदर पहले ट्रेडिंग बनवाया हुआ है, फिर पीएल बनवाया हुआ है, और फिर बैलेंस शीट बनाई हुई है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चा अगर ऐसे करता है ना, तो वो हमेशा ऐसे ही करने लग जाता है। वो पहले ट्रेडिंग बनाता है, फिर पीएल बनाता है, फिर बैलेंस शीट, जो कि सबसे बचकाना तरीका है। अगर तीनों एक्टिविटी साथ में दी हो तो तीनों एक्टिविटी साथ साथ बनती है। अगर कोई टीचर तुम्हें तीनों एक्टिविटी अलग अलग करके बनवा रहा है, तो वो बिल्कुल बचकाना टीचर है, और वो बिल्कुल अनाड़ी टीचर है। क्योंकि जो तरीका है वो तरीका है, तीनों एक्टिविटी साथ साथ बनती हैं तो बनती है। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ढूंढ लो कौन सा है बुक के अंदर। इलस्ट्रेशन की स्टार्टिंग होती है हमारे किससे, गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद ब्रदर्स। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा ये 14th डीके गोयल की बुक में, 14 डीके गोयल की बुक में। तो जब भी क्वेश्चन शुरू करोगे सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहां ये जरूर लिखोगे हर बार, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/20, जो भी है तुम्हारे में, सब बुक में अलग अलग है। किसी के में 20 है, किसी के में 21 है, डजेंट मैटर। किसी के में 23 भी हो सकता है। अब यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। इधर मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर की साइड कौन सी होती है, लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहां क्या लिखूंगा मैं, एज एट 31/3/20। सिंपल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फॉर्मेट, देन फ्रॉम दिस पॉइंट above portion is trading account and the below portion of this point is called profit and loss account। नीचे वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऊपर वाला क्या है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ये एज्यूम कर लिया है यहाँ तक। अब इसके आगे करने जाते हैं। अब करना कैसे है, मेरी बात यहाँ बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, तीनों अलग अलग नहीं बन सकते। जो है तरीका वो यही है, ट्रेडिंग ऊपर ही होगा, पीएल नीचे ही होगा, और बैलेंस शीट अलग ही होगी। एग्जाम में तीनों ही बनाने के लिए आएंगे, ऐसे नहीं आने का। बहुत मुश्किल से कुछ एक दो नंबर में दे दिया तो ठीक है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को दे दिया, वरना तीनों ही आएंगे डायरेक्ट बनाने को कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाओ। तो ऐसे ही तरीका है, और यही तरीका है। ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनते हैं और बैलेंस शीट अलग बनती है। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब अगला एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। वेजेस, कैरेज, कार्टेज, गैस, फ्यूल, पावर, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। इसके बाद डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी, या जिस भी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड, ऑन परचेज, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री प्रोडक्शन जैसे वर्ड्स हो, वो सब हमारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारे के सारे हमारे। होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे समझो इसके। अब ध्यान से देखना इसके आगे।
अब हम क्या करेंगे, पहले देखो ध्यान से, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती हैं, एक साइड का नाम डेबिट है और एक साइड का नाम क्रेडिट। तो पहले हम डेबिट साइड पढ़ने जा रहे हैं, तो डेबिट की आइटम डेबिट में ही जाती है और क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में ही जाती है। दोबारा सुन लो, डेबिट की आइटम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में माइनस करके लिखेंगे। तो हमारी तीन साइड डेबिट है, ये ट्रेडिंग का डेबिट है, ये पीएल का डेबिट है और एसेट साइड हमारी वो भी डेबिट है। तो तीन साइड हमारी डेबिट है। तो हम पहले डेबिट की आइटम पढ़ रहे हैं, तो डेबिट की आइटम डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में क्या होके जाएगी, माइनस हो गए। तो सबसे पहले कुछ मैंने बोला था फिक्स आइटम है, उन्हें फिक्स आइटम को लिख लो सेम टू सेम। सबसे पहली थी वो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर था टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सिंपल है बिल्कुल। अब लाइन वाइज पढ़ते जाओ और आइटम्स को पुट करते जाओ जो जहाँ की मिल रही है। पहले मैं डेबिट साइड पढ़ रहा हूँ बस। तो डेबिट में सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 45,000। कहाँ पे आएगा सर, ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है, यहाँ लिख दो 45,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परचेज 1,20,000, तो यहाँ लिख दो इनर कॉलम में 1,20,000। सिंपल है बिल्कुल। इसे बोलते हैं हम इनर कॉलम, इसे क्या बोलते हैं हम, इनर कॉलम। और ये जो कॉलम है इसे आउटर कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड, डेबिट साइड में दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। सबसे पहली बात, रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्योंकि जो सेल करी होगी वही तो रिटर्न होके हमारे पास आएगी, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। दूसरी चीज, डेबिट में अगर दी हुई है तो सेल्स रिटर्न ही होगी। तीसरी चीज, हम क्रेडिट में माइनस करके लिखेंगे इसे, तो वो सेल्स रिटर्न है। अब कितनी अमाउंट है, 3200। अब देखो मैं यहाँ पे अब सेल्स को ढूंढने नहीं बैठूंगा, अब मैं यहाँ पे सेल्स ढूंढने नहीं बैठूंगा। अब मुझे सेल्स रिटर्न मिली ना, यही लिखा बस, बाकी छोड़ दो, जब जो मिलेगा वो लिख दूंगा मैं, स्पेस छोड़ दिया मैंने उसका। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। अभी मैंने बताया था, अच्छा ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, और किसी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड या आउटवर्ड लिखना इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक्सपेंस के साथ इनवर्ड या आउटवर्ड वर्ड लिखा है इसने, ठीक है। समझ में आया का बाबू, नहीं आ रहा का, काहे घूम आ रहे हो, इधर देखो, इधर देखो। ऐसी शक्लें बना के बैठे रहोगे ना बिल्कुल भौंदड़ सी। भाई रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड है, तो उसका तो क्या मतलब होगा, या तो वो परचेज रिटर्न है या वो, और अगर किसी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड लगाया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक्सपेंस के साथ बाकी वर्ड कोई लगाया वो देखना पड़ेगा, आउटवर्ड है तो वो इनडायरेक्ट। समझ गए बात। अब भी नहीं समझ में आया का हुआ बाबू, प्रोसेसर स्लो हो गया का, नई रैम डलवानी पड़ेगी मुझे लग रहा। 6 GB की तुम्हारे हिसाब से 50-60 GB की डलवानी पड़ेगी, इतना भौंदड़ हो गया बिल्कुल सिस्टम। अब कैरेज इनवर्ड लिखा है तो परचेज रिटर्न की जगह छोड़ दी मैंने। अब मैं यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना भाई, कैरेज इनवर्ड कितनी अमाउंट है भाई, 2400। नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ना, कैरेज आउटवर्ड, बताना कहाँ पे जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसने बोला है, बिल्कुल ठीक बोला, वेरी गुड सर। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि अगर किसी के साथ इनवर्ड जुड़ा है तब तो वो बन गया डायरेक्ट, और किसी के साथ आउटवर्ड जुड़ गया तो वो क्या बन गया, इनडायरेक्ट। अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा इधर लिखने लग जाता है इसे, अरे नहीं भाई नहीं, डेबिट की चीज डेबिट में ही लिखोगे, या तो वो ऊपर आएगी या नीचे। तो कैरेज आउटवर्ड कितनी अमाउंट दी हुई भाई, 1500 रुपया। ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं है, अच्छा चलो भाई सर, ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना ही वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो क्या है हमारा एसेट्स। तो एसेट्स में लिखो ऑफिस फर्नीचर, कितने दिया हुआ भाई, 8000। कितना दिया हुआ, 8000। सुनो, इस चीज से हमने क्या सीखा, हमने सीखा
कि हम पहले ट्रेडिंग पूरा नहीं बना रहे हैं या पीएल पूरा नहीं बना रहे हैं, हम डेबिट की आइटम सारी लिख रहे हैं और एक भी आइटम को मिस नहीं कर रहे हैं। जो आइटम जहाँ की मिल रही है वो आइटम वहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो ट्रेडिंग की मिली वो ट्रेडिंग में, जो पीएल की मिली वो पीएल में, जो एसेट्स की मिली वो एसेट्स, और जो माइनस करके लिखनी थी वो माइनस करके। समझ में आया क्या? मक्कज में आया क्या? आगे नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? वो भी एसेट्स होते हैं, तो वो भी सेम, सन्ड्री डेटर्स। भाई किसी ने जर्नल एंट्री अगर चैप्टर करा हुआ है तो जर्नल एंट्री चैप्टर में मैंने सब चीज़ बताई हुई है कि डेटर्स क्या होते हैं, फर्नीचर क्या है, क्रेडिटर्स क्या हैं, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, तो इजी लगती है सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमने? डॉक चार्जेस। समझ में आ गया वो डॉक चार्जेस कहाँ जाएगा? कहाँ बताओ? वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डॉक चार्जेस। कितनी? 5000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, गैस फ्यूल पावर, पावर आ गया ना, तो वही आ गया टू इलेक्ट्रिक पावर। कितना दिया हुआ है बेटा? यहां पे आगे बैठ जाओ। यस कम हियर, चेयर नीचे ध्यान से देख के, सीट ओवर देयर। 10,000। नेक्स्ट फ्यूल गैस एंड वाटर, थोड़े से नाम में चेंज कर दिया, डजंट मैटर, सेम डायरेक्ट। फ्यूल गैस एंड वाटर 12,000। नेक्स्ट इज बैड डेट। अच्छा अब देखो मेरे दिमाग में क्या सवाल आया, सर क्या ये एसेट्स हैं बैड डेट्स? नहीं, बैड डेट्स डेबिट में है तो लायबिलिटी कैसे हो सकता है? बैड डेट्स क्या एसेट्स हैं? नहीं सर, बैड डेट्स हमने जब जर्नल एंट्री करा था तब हमने सीखा था कि बैड डेट्स मतलब बुरे डेटर्स, मतलब जिन्होंने हमारे पैसे मार लिए डेटर्स ने, तो वो लॉस होता है। तो लॉसेस या एक्सपेंसेस या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, या तो वो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट। तो बताओ बैड डेट्स कौन से हैं, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? कैसे पता चला? क्योंकि सर जब अगर वो डायरेक्ट होते तो डायरेक्ट की डेफिनेशन में होते, या तो वो नो एग्जाम्पल में होते, या उनके साथ 4 वर्ड जुड़े होते। ना तो वो नो एग्जाम्पल में है और ना ही उनके साथ 4 वर्ड जुड़े हुए हैं, इन वर्ड ऑन परचेज वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब वो क्या है? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे दिखा दूंगा मैं टू बैड डेट्स। अगला हमारा दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो टू एडीवीटी। मैं फटाफट लिख रहा हूं टू सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मोटर व्हीकल, तीनों की तीनों एसेट्स होती हैं, सबको पता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मोटर व्हीकल। अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर मैं इधर टू लिख रहा हूं, इधर बाय लिख रहा हूं, पर मैं इधर ना टू लिख रहा हूं ना बाय लिख रहा हूं, यहां डायरेक्ट एसेट का नाम लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसने भाई? मोटर व्हीकल के बाद मोटर रिपेयर। रिपेयर, रिपेयर कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में होते तो सर वो नो एग्जाम्पल में होते कि नहीं होते? हाँ जी सर होते। तो टू रिपेयर। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी यहीं पे टू इंटरेस्ट। रेंट, टू रेंट। बिजनेस प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब मैंने 10 बार बता दिया होगा तुम्हें, क्या होता है? वेरी गुड, बिल्डिंग, घर। प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, घर जिसमें तुम रहते हो, वो है प्रीमाइसेस तुम्हारी। तो ये क्या हो गया हमारी, यहाँ पे आ जाएगी, यानी का बिजनेस प्रीमाइसेस। यहाँ लिख देना 1,06,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कौन बताए? वेरी गुड, किसी को याद हो तो मैंने बताया हुआ है। डोमेस्टिक एक्सपेंस या हाउस होल्ड एक्सपेंस या इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब ड्राइंग्स के ही अलग अलग नाम हैं। तो हाउस होल्ड भी हमारा ड्राइंग्स का नाम है, ये भी मैंने जर्नल एंट्री में बताया हुआ है डिटेल में। अगर किसी को नहीं पता, याद नहीं है, तो जर्नल एंट्रीज की वीडियोस जाके देख लो, 7 वीडियोस हैं, सिर्फ 20-20 मिनट की, आराम से कवर हो जाता है सारा, जाके एक बार देख लो। तो ड्राइंग्स कहाँ जाता है? सर कल ही बताया था आपने, सबसे पहले लिखते हैं हम कैपिटल,
प्लस करते हैं उसमें नेट प्रॉफिट, जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें माइनस करेंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की जगह अब की बार नाम क्या दे दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी दे दी और इसने 33,000, माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस। डेबिट की आइटम सारी खत्म, एक भी आइटम मैंने डेबिट की मिस नहीं की। अब क्रेडिट की आइटम पढ़ता हूं। सबसे पहले क्रेडिट की आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहां जाएगा सर, अगर डेटर्स इधर है तो क्रेडिटर्स इधर आएंगे। क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट है भाई, 22,100। अगला क्या दिया हुआ है, सेल्स 3,50,000। ये लो जी, अब जो मिली अब मैंने लिख दी 3,50,000। कैपिटल 2 लाख, अब जब मिला तो मैंने लिख दिया 2 लाख। लोन फ्रॉम बैंक, अच्छा एक रह गया मेरा, रिटर्न आउटवर्ड 2500। लो जी, अब जब मिला तो मैंने लिख दिया। लोन फ्रॉम बैंक इज ऑल्सो लाइबिलिटी। कितना है भाई लोन, 24,000। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम सर, कमीशन यहाँ पे आएगा ये पीएल के क्रेडिट में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितनी अमाउंट है, 2,000। मैंने बोला था जितनी भी अदर इनकम होंगी यहाँ पे आएंगी। और लास्ट कमीशन भी यहीं पे आएगा, बाय कमीशन। अच्छा सर, इस कमीशन के आगे उसने कहीं लिखा तो है नहीं कि रिसीव है कि पेड है। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं रिसीव और पेड ना लिखा हो तो वो कहाँ जाता है, पेड में। पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने रिसीव्ड क्यों माना इसको, हमने इसको पेड क्यों नहीं माना बताओ। तो इसका आंसर ये है कि भाई ये कहाँ पे दिया हुआ है कमीशन, डेबिट में कि क्रेडिट में। क्रेडिट में दिया हुआ है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, डेबिट में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिखा हमने। कर दी हमने सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट। एक नोट दिया हुआ है इसने लास्ट में एडजस्टमेंट में, स्टॉक एट द एंड 75,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगी वो दो जगह पे जाती हैं, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक भी दो जगह जाएगा। एक बार लिखो क्लोजिंग स्टॉक 75,000, एक बार क्रेडिट में और एक बार डेबिट में एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ठीक है भाई, बताओ कोई सी आइटम जो हमारी रह गई हो, कुछ भी नहीं, सारी आइटम हमने पुट कर दी। अब क्या करना है, अब दोनों साइड का टोटल करो। इनका बैलेंस कितना बचेगा भाई हमारा, इधर की साइड का बैलेंस बचेगा हमारा। अब देखो कैसे करा मैंने, इसके नीचे अंडरलाइन करा और 3200 के सामने लिखा बिल्कुल मैंने, जितना बचेगा 3,46,800। सेम प्रोसेस यार, अंडरलाइन नीचे करा और 2500 के सामने लिखा मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट 117,500। अब दोनों साइड का मैं टोटल करूंगा। अब देखो एक बात, यहाँ पे ना फिगर्स थोड़ी इधर उधर शफल हो रही है। अब मेरे को करने के, या तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो मैथ्स में, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो कि तुम ऐसे कर लो कि 0 0 0 0, पहले वाले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 5 4 9, मैं तो कर लूँगा ऐसे। पर हर बच्चे के बस का नहीं होता ऐसे करना। तो देखो कैसे करना है, बात बड़ी ध्यान से समझना। पहली चीज़, ये कोमे ज़रूर लगाना तुम यहाँ, जिससे तुम्हें पता चले कि कहाँ पे आना चाहिए, कौन सी फिगर। 3 फिगर से पहले कोमे लगाए तुमने, पहली चीज़। दूसरा चीज, यहां पे ना 0 के नीचे 0, दूसरे 0 के नीचे 0, वो जरूर करना। उससे क्या होगा ना, तुम्हें एक तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, दूसरा अगर तुम ये सारी फिगर्स दोबारा रफ में उतार के करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे गलती होने के चांस कम होंगे। समझ के बात, एग्जाम में ध्यान से करोगे तो नंबर तभी अच्छे आएंगे। अब दोनों साइड का मैं टोटल करूंगा, मुझे शक्ल से ही दिखाई दे रहा है बड़ा टोटल ये है, क्योंकि यहाँ 3 लाख में फिगर है, यहाँ कोई है ही नहीं ऐसी बड़ी फिगर। तो बड़े टोटल को मैंने दोनों साइड लिख दूंगा, आंसर आएगा 4,21,800। इसे डबल लाइन से बंद कर दूंगा मैं, इसके बिल्कुल सामने मैं यहीं पे लिखूंगा 4,21,800, इसे डबल लाइन से बंद कर दिया। किसे ऊपर वाला भाई, 3 68 और 75 दोनों ऐड कर दिए। ये भाई अभी मैंने ऐड नहीं कुछ करा, इनका टोटल जो भी आएगा यहां से यहां तक का, उस टोटल को 4,81,000 में से लेस करूंगा मैं। बड़ा टोटल मैंने दोनों साइड लिखा, अब इधर से यहां तक के टोटल को मैं बड़े टोटल से लेस करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी उसे बोलूंगा मैं 229
900। यस, कुछ कह रहे हो सर, आवाज आई थी। और इसको क्या बोलूंगा, जो बैलेंसिंग फिगर निकली इसे बोलूंगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहां लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 229,900। अब फिर से सेम प्रोसीजर करूंगा मैं। इधर की अमाउंट मैंने कुछ लिखी नहीं है, लिख देना जो भी थी अमाउंट। जो बच के आएगा मैं डायरेक्ट आंसर से देख रहा हूं, उसे बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, जो आ रहा है 1,40,000। दोनों साइड का टोटल देख लेना क्या आ रहा है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। अब 1,40,000 को नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,40,000। मार्कर भी हो गया खत्म, अब टाइम नहीं है वीडियो के बीच में फिल करें। तो 3,40,000 टोटल हो गया, दिखाई तो दे रहा होगा भाई सबको इतना तो। अब 3,40,000 में से ये गया तो 3,07,000 हमारा ये बचा। इन तीनों की अमाउंट मैंने फिल नहीं करी, कर लेना। अब दोनों साइड का जब मैं टोटल करूंगा तो दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, और वो कितना आ रहा है टोटल हमारा, टोटल आएगा 3,53,100, 3,53,100। अगर ये दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आता तो तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है क्वेश्चन में। तो एग्जाम में क्या करोगे अगर ये गलती करी तो? सर छोड़ देंगे, आखिरी में देखेंगे जब हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, टाइम बचा तो मैं देखने आऊंगा कि गलती कहाँ करी है, वरना हम छोड़ देंगे। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे की, बच्चा इसे मैच करने लग जाता है। अगर वो मैच करने लगा तो पेपर छूट जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे लास्ट में करोगे, जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तब इसे करना शुरू करोगे। दूसरी चीज़ सेकंड लास्ट नंबर पे करोगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, अगर कभी कभी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इससे भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। जैसे अगर वो 15% रेट वाला दे दे, वो भी WDV, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी। उस केस में डेप्रिसिएशन को सबसे लास्ट में पकड़ोगे, जब टाइम खत्म हो, भाई ठीक है बचे कुचा जो टाइम होगा उसमें कर लूंगा मैं, नहीं बचा ठीक है जितना होगा उतना कर लूंगा मैं, पर उससे पहले मैं पूरा पेपर कंप्लीट करूंगा। ऐसा ना हो कि 6 नंबर के चक्कर में बाकी मेरा 74 मार्क्स का पेपर छूट जाए। समझ गए बात? तो पहले पेपर कंप्लीट करने पे फोकस होगा, बाद में टोटलिंग पे। अब सपोज करो तुम्हारे पास टाइम कम है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उस केस के अंदर सारी आइटम्स पुट करना, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी GP, NP और इनका टोटल, इसे बाद के लिए छोड़ देना। जब तुम्हें आखिरी में टाइम मिला तो टोटल कर देना, नहीं मिला तो उतने पे छोड़ देना। उसके बाद 2-3 नंबर काट लेगा, ठीक है काट ले भाई 2-3 नंबर जो भी है, हम ठीक है चलो मैं काट लूंगा। गॉट इट? मतलब अगर 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो इसके टोटल अगर तुमने नहीं करा और बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाली, तो 2 नंबर के आसपास। मैं तो 6 में से 2 काटता हूँ लगभग, इससे ज़्यादा मैं नहीं काटता। ये नहीं करता कि पूरा ही काट लूँगा मैं, स्टेप मार्किंग होती है। गॉट इट ना? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में वाली? तो इन चीज़ों को फॉलो करना। ये वाले सेम इलस्ट्रेशन को, ये वाली बात मेरी ध्यान से सुन लेना सारे, सेम इलस्ट्रेशन को घर से कम 4 से 5 बार सबके हाथ से होना चाहिए। प्लस ये होने के बाद तुम एक क्वेश्चन भी करोगे 5 बार, तो ये करोगे रिपीट, चाहे आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, 5 बार करोगे, डजंट मैटर। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन इसका सेम टू सेम 14th नंबर का ही क्वेश्चन, वो करोगे हाथ से तुम, और आंसर सबका मैच होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। आंसर सबका मैच होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। ये नहीं कि पूछने आगे, पीछे आंसर दिए हुए हैं उनसे मैच करो, देखो कि कौन सी फिगर कहाँ की थी, कहाँ लिखनी चाहिए थी। बैलेंस शीट में पूरा फॉर्मेट है ना, उससे याद होंगी वो चीज़ें जब करोगे तो। आज हम यहीं तक रखते हैं वीडियो में, तो बाकी इसे एक बार हाथ से दोबारा यहीं पे करके रखो, बंद कर दो वीडियो।